58 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे लोग, थोड़ा सा पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गया, समझ भी नहीं आ रहा। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में बता रहे थे। ये कहाँ पर स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में आपको नक्शा पे बता रहे थे, प्रशांत महासागर में। तो प्रशांत महासागर के बारे में आपको नक्शा के बारे में समझा रहे थे। ये जीव जो होते हैं वो कछुआ के समान होते हैं। जो मूंगा होते हैं ना, मूंगा बोला जाता है इसको। प्रवाल को हिंदी में क्या कहते हैं? मूंगा कहते हैं। इसी को हम लोग कोरल के नाम से जानते हैं। ये जहाँ ये कछुआ के समान पाए जाते हैं, जब ये मर जाते हैं ना तो इनका जो खोल होता है वो वहीं पे पड़ा रह जाता है। तो जो इनका खोखला यानी खोल वाला एरिया है, ये खोल ये यहीं पर जमा हो जाता है। इनकी करोड़ों की संख्या पाई जाती है, अरबों खरबों संख्या में पाए जाते हैं। तो अरबों खरबों की संख्या में पाए जाने की वजह से ये यहीं इकट्ठा हो गए हैं और एक पहाड़ के समान चट्टान बना लिए हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? रीफ कहते हैं। तो इसी को कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। ये क्वेश्चन पूछता है कि समुद्र में बागीचा किसे कहा जाता है? तो समुद्र का बागीचा जो होता है वो ग्रेट बैरियर रीफ को कहा जाता है। ये ग्रेट बैरियर रीफ जो समुद्र का बागीचा है, ये कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूरब साइड में है। किस महासागर में? तो प्रशांत महासागर में। तो इसमें महासागर पूछा था तो प्रशांत महासागर में। अगला कह रहा है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है? जिब्राल्टर जल संधि किसे जोड़ता है? तो अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर, ये दो ठो को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें? सी। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ये सी देखिए इसको नक्शा में, अटलांटिक महासागर, ये वाला महासागर जो है ना अटलांटिक महासागर है, और ये मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर है। दो सागरों को जोड़ने वाला एक पतला सागर जो होता है, किसी भी दो सागर को जोड़ने वाला एक पतला सागर को हम स्ट्रेट या जलसंधि या जलडमरू कहते हैं। तो ये देखिए, ये अटलांटिक महासागर को जोड़ दिया और भूमध्य सागर को जोड़ दिया, ये हो गया भूमध्य सागर। भूमध्य सागर को हम घिरा हुआ सागर के नाम से जानते हैं, जब या छिपा हुआ सागर, और छिपा हुआ महासागर कहेगा तो आर्कटिक हो जाएगा। ये भूमि से बंद ये हो जाता है। ये समझ में आ गया। अब देखिए ये भूमध्य सागर है, यहाँ पर है लाल सागर। अगर इन दोनों को जोड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका स्वेज नहर। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ेगा तो स्वेज नहर, और इसी भूमध्य सागर को अगर अटलांटिक से जोड़ देंगे तो ये हो जाता है आपका कौन सा? जिब्राल्टर। और इसी अटलांटिक को आप प्रशांत से जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाता है आपका पनामा नहर। तो ये देखिए सब आपस में जुड़े हैं सब। प्रशांत को अटलांटिक से जोड़ेंगे पनामा, अटलांटिक को भूमध्य से जोड़ेंगे जिब्राल्टर, भूमध्य को अगर स्वेज से जोड़ेंगे तो ये लाल सागर से, तो ये हो जाता है स्वेज नहर। तो क्वेश्चन यही था अटलांटिक वाला। अटलांटिक और क्या हो जाएगा आपका? भूमध्य सागर। अटलांटिक तथा भूमध्य सागर। आगे बढ़े, क्वेश्चन का अगला, इसमें कौन सा हो जाता? देखिए लाल सागर और भूमध्य सागर, लाल सागर भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। लाल सागर, इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना की खाई कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में। मरियाना ट्रेंच कहाँ है? प्रशांत महासागर में। मरियाना ट्रेंच में भी सबसे जो गहरा एरिया है उसे कहते हैं चैलेंजर गर्त। तो इसी में क्या आपका चैलेंजर गर्त है, चैलेंजर ट्रेंच। मरियाना खाई का सबसे गहरा भाग क्या होता है? चैलेंजर। जैसे लोटा तो गहरा होता ही है, लोटा का पेंदी, तो मरियाना ट्रंच तो गहरा ही है, उसका सबसे निचले भाग को क्या कहते हैं? मरियाना ट्रंच के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा, देखिए अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें तीनों प्रकार की रेखाएं गुजरती हैं। वो भूमध्य रेखा हो, चाहे विषुवत रेखा हो, चाहे कोई भी रेखा हो, ये सारी रेखाएं आपकी अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप का विकास बहुत धीमे गति से होता है, इसलिए इसे अंधा महाद्वीप या अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं। यहाँ देखिए ये बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा विषुवत रेखा, ये एशिया महाद्वीप से नहीं गुजरी, बस एशिया महाद्वीप के एक देश से निकली है, इंडोनेशिया से, जबकि इस महाद्वीप के बीचों बीच से निकल जाती है। यहाँ देखेंगे तो ये वाला है आपका कर्क रेखा और नीचे वाला है मकर रेखा। आप अगर देखिएगा इसमें ध्यान से तो ये तीनों रेखाएं कहाँ जाती हैं? अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। बाकी ऐसा कोई कॉन्टिनेंट नहीं है जहाँ से ये तीनों एक साथ गुजरती हूँ। साथ ही अगर आप दुनिया को ऊपर से नीचे काटेंगे ना, इस शेप में काटेंगे ऊपर से नीचे, ये तो हम मिटा देते हैं। पृथ्वी को अगर आप दो भाग में बांटते हैं तो दो तरीका हो सकता है आपके पास बांटने का। एक आप खड़ा काट सकते हैं ऐसे, और या तो आप ऐसे काट सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो गोला का आधा दो तरह से, ऐसे या ऐसे, किसी भी तरह से गोला का आधा करिएगा। कुछ ऐसे पार्ट होंगे जो नहीं मिलेंगे, लेकिन अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जो कैसे भी काटिएगा आपको कहीं ना कहीं भाग उसका आ ही जाएगा। तो ये चारों गोलार्ध में आता है। देखिए अगर हम इस तरह से दुनिया को काटेंगे तो दुनिया का सारा चीज़ इधर रह गया, वो जिस पार्ट में जाएगा उसमें ये वाला एरिया नहीं जाएगा। अगर ऐसे काटेंगे तो ऑस्ट्रेलिया नीचे ही रह गया, बहुत सी चीज़ नीचे रह गए, लेकिन कैसे भी काटिएगा तो अफ्रीका रह जाएगा। इसलिए अफ्रीका बड़ा विविधता वाला देश है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? देखिए तो कह रहा है निम्नलिखित में से किससे भूमध्य रेखा गुजरती है? अरब से। भूमध्य रेखा भारत से गुजरेगी नहीं।
चीन से भी नहीं गुजरती। कहाँ से गुजरती है? अफ्रीका से। पाक जल डमरू मध्य कहाँ है? श्रीलंका और भारत के बीच। श्रीलंका और भारत के बीच पाक जल डमरू मध्य है। विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो ये है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए, अटलांटिक वाला ए, ये सबसे व्यस्त है। आप नक्शा में अगर देखेंगे, व्यस्त मतलब होता है बिजी। सबसे ज्यादा समुद्री जहाज, नाव, ये सब चीजें किस पर चलती हैं? तो 2-3 चीजें पूछता है आपका। बंदरगाह भी पूछता है, अब नदी भी पूछता है, समुद्री मार्ग भी पूछता है, नहर भी पूछेगा। तो सबसे ज्यादा जो बिजी नहर होता है वो है आपका कील नहर। सबसे बिजी अगर नहर कहेगा तो कौन सा नहर हो जाएगा? कील नहर। कहाँ पर है? जर्मनी में है नहर। अगर कह देगा नदी कौन सी है तो जर्मनी में ही है राइन नदी। सबसे ज्यादा नाव किस नदी पर चलती है? राइन नदी पे। और कह देगा समुंदर सबसे ज्यादा बिजी कौन है? तो नॉर्थ अटलांटिक, या केवल अटलांटिक भी बोल सकते हैं, नहीं तो अगर एक्यूरेट बोलना है तो नॉर्थ अटलांटिक कहेंगे। कौन सा? नॉर्थ अटलांटिक के नाम से जानते हैं। अभी नॉर्थ अटलांटिक के ऊपर एक बहुत ही भीषण तूफान चल रहा था। अब इतना खतरनाक वो तूफान था, इस रास्ते में चल रहा था। जो जहाजें यहाँ से यहाँ में 6 घंटा लगाती थी वो 4 घंटे लगा दे रही थी, क्योंकि इधर ही तूफान चल रहा था, जहाज को ढकेल के ले जा रही थी सर। और जो उधर से इधर आ रहे थे उन ससुरों को 8 घंटा लग जा रहा था। समझ में आया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो सबसे व्यस्त नहर कील नहर, नदी राइन नदी, और समुद्री मार्ग तो उत्तरी अटलांटिक। समुद्री मार्ग कहेगा तो उत्तरी अटलांटिक। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अगला क्वेश्चन, पनामा नहर किसे जोड़ता है? प्रशांत महासागर और अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। प्रीवियस क्वेश्चन में ही बता दिए थे, यही तो है आपका पनामा नहर। ये प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है। कभी कभी दे देता है प्रशांत महासागर, अटलांटिक ना दे के ये वाला हिस्सा दे देता है, तो ये है आपका कैरेबियन सागर। तो भाई कैरेबियन सागर भी किस सागर का हिस्सा है? अटलांटिक का ही हिस्सा है कैरेबियन सागर। अटलांटिक का हिस्सा कौन सा है? कैरेबियन सागर। आगे बढ़े। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। देखिए दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के बारे में बड़ा रोचक चीजें हैं। यहाँ पर एक देश है, आप देखिए नक्शा में, ये छोटा सा देश है, इसका नाम है डेनमार्क। ये डेनमार्क ने इस ग्रीनलैंड पर कब्जा कर रखा है। सोचिए गजब हाल है, टेम्पू होकर ट्रक को कब्जा कर रखा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। ये इसका नाम क्या है? सबसे बड़े आइलैंड का नाम है ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? ये डेनमार्क का है। अब यूपीएससी का एक क्वेश्चन आया था, उसने कहा था कि ऐसा कौन सा देश है जो भौगोलिक रूप से यानी ज्योग्राफिकली उत्तरी अमेरिका में है लेकिन पॉलिटिकली वो यूरोप में है। तो पॉलिटिकली का मतलब होता है वो किस, कहाँ से उसकी राजनीति, एडमिनिस्ट्रेटिव कहाँ से होता है। तो डेनमार्क का इस पर कब्जा है, तो पॉलिटिकली इस पर यूरोप का अधिकार है, लेकिन ज्योग्राफिकली देखिएगा तो ये उत्तरी अमेरिका का है। तो कौन सा हो जाता है आपका? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पर भूगोल के हिसाब से वो उत्तरी अमेरिका, बट राजनीतिक रूप से वो यूरोप का हिस्सा होता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा? माउंट ब्लांक कहाँ है? इसी में होगा। ग्रीन कौन सा हो जाएगा? ग्रीनलैंड। माउंट ब्लांक आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। आल्पस है इसमें, आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, और यह फ्रांस में स्थित है। कहाँ पर है? फ्रांस में। फ्रांस एक ऐसा देश है जहाँ मच्छर नहीं लगते हैं। इसकी राजधानी पेरिस को फैशन नगरी के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर स्थित हो जाएगा? आल्पस पर्वत की है। आल्पस की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लांक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि कौन मकर रेखा को काटेगा, कौन विषुवत रेखा को काटेगा। देखिए ये है आपके बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा। इस बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा को हम लोग कौन सी रेखा कहते हैं? विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। समझ में आया कि नहीं आ गया? विषुवत रेखा। इसके ऊपर जो रेखा जा रही है इसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। यह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो नीचे रेखा जा रही है, इस नीचे वाली रेखा को हम लोग कहते हैं मकर रेखा। ये नीचे वाली रेखा कौन सी हो गई? मकर रेखा हो गई है। अब इसको काटने वाली नदी देखिए कैसे, मकर रेखा 2 बार कैसे काटती है नदी? अगर एक बार रास्ता बदल ली ना, तो देखिए एक बार यहाँ काट दी, एक बार यहाँ काट दी। वैसे ही गुजरात में एक नदी काटती है, यहाँ काटती है। तो मकर रेखा को कहेगा, कर्क रेखा को काटने वाली नदी कहेगा तो माही नदी। कहाँ पर है? गुजरात में। कहेगा कि विषुवत रेखा को कौन सा 2 बार में काटती है? तो इसका नदी है कांगो नदी। इसी को कहते हैं कांगो या जायरे नदी। कांगो कहिए या जायरे नदी कहिए, ये है यहाँ पर, ये 2 बार काटती है। और कह देगा अगर कि मकर रेखा को, तो लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी
ये 2 बार काटती है। इसमें से याद रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है। 2 बार काटने का मतलब, अगर ये कोई नदी अगर इस तरह से डायरेक्शन बदल ले तो एक बार यहाँ पे काट देगी, एक बार यहाँ जाके काट देगी। ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें? लिम्पोपो नदी। ये कितना नंबर क्वेश्चन था? 67, अब 68 आएगा। देखिए, कह रहा है इनमें से कौन सा पहाड़ी है जो पूरब और पश्चिमी घाट को आपस में जोड़ता है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने वाला पहाड़ी कौन सा? आपका नीलगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी की पहाड़ी, भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ी का नाम है नीलगिरी की पहाड़ी। ये भारत में देखेंगे यहाँ 2 पहाड़ है, इस पहाड़ का नाम है पश्चिमी घाट और इधर वाला पहाड़ का नाम है पूर्वी घाट। ये दोनों पहाड़ जहाँ आकर मिलते हैं, आपस में जुड़ते हैं, इस पहाड़ को हम लोग कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। और ये नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। क्या नाम है? दोदा बेटा। नीलगिरी की पहाड़ी चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ चाय पत्ती बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ऑप्शन नंबर कौन होगा? नीलगिरी की पहाड़ी। सतपुड़ा विंध्याचल, ये तो भारत के बीच में है सब। देखिए, विंध्याचल ऊपर में है, विंध्याचल, और उसके नीचे सतपुड़ा है और उसके नीचे अजंता है। ये लाइन से 3 पहाड़ी है, विंध्याचल, सतपुड़ा, अजंता। विंध्याचल, सतपुड़ा, अजंता। इनके बीच में जो नदियां बहेंगी उन्हें हम लोग कहते हैं भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी। ये नर्मदा और ये ताप्ती, 2 पहाड़ों के बीच में बहने वाली नदी को भ्रंश घाटी कहते हैं। तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहेगा नर्मदा और सतपुड़ा और अजंता के बीच में बहेगा ताप्ती। ये नदियाँ अपने मुहाने पर कोई भी कचरा जमा नहीं करती हैं, क्योंकि पहाड़ों के बीच से निकलने की वजह से इनमें मिट्टी कम रहता है। पहाड़ में मिट्टी कहाँ रहता है? पत्थर रहता है, तो कचड़े कम रहता है और रफ्तार भी ज्यादा रहता है, तो मुहाने पे कचरा जमा नहीं होता है। किसी भी नदी के मुहाने पर जमा हुए कचरा को हम डेल्टा कहते हैं। किसी भी नदी के मुहाने पर जमा हुए कचरा को हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। तो ये नदियां कभी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, क्योंकि इनमें तो एक कचरा भी नहीं रहता है और रहेगा भी तो इतना स्पीड से आती है कि उखाड़ के फेंक देंगी। तो नर्मदा और ताप्ती कभी भी डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली में बहती है, 2 पहाड़ों के बीच में ये बहती हैं। अगला, सतलज और काली नदी के बीच जल स्थित हिमालय का वह भाग किस नाम से जाना जाता है? सतलज और काली के बीच में कौन सा हिमालय है? तो कुमायूं हिमालय है। कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। ये याद कैसे रखेंगे भाई? कुमायूं हिमालय। तो हिमालय पर्वत है ना, बहुत लंबी श्रृंखला है। हिमालय पर्वत बहुत ही लंबी पहाड़ों की एक श्रृंखला है, जो ये पहाड़ बहुत बड़ा पहाड़ है। तो इस पहाड़ों को कैसे बताया जाएगा, इसको डिवाइड कैसे किया जाता है कि पढ़ने में आसानी हो? तो इस पहाड़ी श्रृंखला को पढ़ने में आसानी हो इसलिए कई भागों में नदियों के हिसाब से बांट दिया गया, जहाँ जहाँ से जो नदी निकल रही थी नदियों के आधार पर बांट दिया गया। सबसे पहले सिंधु नदी और सतलज नदी, सिंधु सतलज, और यहाँ पर काली नदी, इधर तीस्ता नदी और इधर दिहांग नदी। पूरे हिमालय को इसी तरह से बांट दिया गया। ये जो नदी है इसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु के बाद यहाँ पर है सतलज नदी, सतलज के बाद काली नदी, काली के बाद तीस्ता नदी, तीस्ता, तीस्ता के बाद दिहांग नदी, दिहांग नदी। समझ आ गया? ये दिहांग नदी हो गया। पूरा भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी उधर तक हो गया, अरुणाचल प्रदेश। जो नदी सिंधु और सतलज के बीच में आता है इसे कहते हैं पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच में आता है इसे कहते हैं कुमायूं हिमालय। और काली और तीस्ता के बीच में आता है नेपाल हिमालय। और नेपाल, तीस्ता और दिहांग के बीच में आता है इसे कहते हैं असम हिमालय। कौन सा हिमालय? असम हिमालय। तो ये कुछ पूछ रहा है कि सतलज और काली के बीच वाले हिमालय को क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय हो जाएगा? कुमायूं। और सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय आता है उसे क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। और यहाँ पर अगर आप इसे नक्शा के हिसाब से मिलाइएगा, वर्तमान भारत के नक्शा के हिसाब से, तो भी आप इजीली समझ सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। यहाँ देखिए, हम मेन ये वाला एरिया को रखते हैं। ये वाली जो नदियाँ हैं, नदियों को बना देते हैं। ये सिंधु नदी है, ये सतलज नदी है, ये काली नदी है, ये तीस्ता नदी है, ये दिहांग नदी है। अब आप बताइए ना, ये गलत नाम क्या रखा? सिंधु और सतलज के बीच वाले हिमालय को क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। यहाँ पंजाब की अधिकता, पहले पूरा पंजाब था, कश्मीर पंजाब में आता था। अब बताइए, सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय, कुमायूं मतलब उत्तराखंड। अब बताइए, काली और तीस्ता के बीच का नेपाल हिमालय, देखिए पूरा नेपाल में आता है, क्या दिक्कत है? तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में असम हिमालय, देखिए पूरा एरिया असम का आता था पहले जब नाम रखा गया था। तो इसी को तो हम इसमें भी दिखाए हैं,
यही तो इसमें दिखाए हैं, बट इसमें केवल स्लाइड बना दिए हैं और इसमें नक्शा के साथ बना दिए हैं। समझ में आया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सारा बता दिए यहाँ पर। कह रहा है सह्याद्री पर्वत कहाँ पर स्थित है? ये सह्याद्री पर्वत पश्चिमी घाट में स्थित है। पश्चिमी घाट का हिस्सा है सह्याद्री पर्वत। पश्चिमी घाट का हिस्सा है सह्याद्री पर्वत। इसको भी नक्शा से समझिए कहाँ से इसको समझ में आया। देखिए भारत में बहुत सारे पर्वत हैं सब, एक पहाड़ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं सब। अब जब क्लास में बताएंगे तो एकदम डिटेल से बताते रहते हैं यहाँ पे। अभी क्या है कि एग्ज़ाम भी इतना पोस्टपोन कर दिया कि लड़कों के अंदर का भी जो उत्साह था वो भी ख़त्म होने लगा यहाँ पे। बिहार दरोगा का एग्ज़ाम को या किसी भी चीज़ के एग्ज़ाम को इस तरह से टाल दे रहा है ना कि लड़कों के अंदर का एक उत्साह ख़त्म हो जा रहा है। देखिए भारत में कई तरह के पहाड़ स्थित हैं। इस पहाड़ में मेनली नीचे का इस पहाड़ को देखिएगा तो ये पहाड़ यहाँ से यहाँ तक है, ये पहाड़ यहाँ तक, ये पश्चिमी घाट पर्वत है। कौन सा है? पश्चिमी घाट पर्वत। इस पश्चिमी घाट पर्वत का जो ऊपरी भाग है, ये वाला भाग, ये ऊपरी भाग, इसे सह्याद्री पर्वत कहते हैं। कौन सा पर्वत? सह्याद्री। तो क्वेश्चन कर रहा है सह्याद्री पर्वत कहाँ है? तो पश्चिमी घाट के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? सह्याद्री पर्वत। इसी के नाम पर एक हमारा नौसेना का जहाज भी है, सह्याद्री। इसी अब जो ये तट है समुंदर के किनारे, इस समुंदर के किनारे के तट को कोंकण तट कहते हैं और इस समुंदर के किनारे के पहाड़ को हम सह्याद्री पर्वत कहते हैं। तो पर्वत हो गया सह्याद्री और तट हो गया कोंकण तट। तो कभी कभी इस कोंकण तट को सह्याद्री तट भी बोल देता है। समझ में आएगी नहीं? और कभी कभी सह्याद्री पर्वत को कोंकण पर्वत भी कह देता है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होइएगा। अब यहाँ पर दो सबसे बड़े बड़े शहर स्थित हैं, एक है बम्बई और एक है पूना। मुंबई और पूना पूरी तरह पहाड़वे पे हैं। और ट्रेन कैसे चलाइएगा? इसलिए ट्रेन चलाने में बड़ी मुसीबत आता था, इसलिए इसे कोंकण रेल कहा गया। कोंकण रेल सबसे ज़्यादा महंगी रेल है क्योंकि ये पहाड़ के ऊपर से चलती है, बड़ी पहाड़ काट काट के इसको बनाया गया है कोंकण रेलवे को। आगे देखिए तो इसमें कौन सा हो गया? सह्याद्री पर्वत किसका हिस्सा है? पश्चिमी घाट का ऊपरी भाग। सियाचिन हिमालय कहाँ पर स्थित है? सियाचिन हिमालय नुब्रा घाटी में स्थित है। नुब्रा घाटी कश्मीर में है। दून घाटी देहरादून में है। दून घाटी देहरादून में। साइलेंट वैली केरल में है। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। नीलम घाटी ये भी वही दक्षिण भारत में। तो इन सियाचिन कहाँ है? नुब्रा घाटी में है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में सबसे लंबी झील कौन सी है? सबसे लंबी झील की बात करेगा तो वेम्बनाड झील। सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील केरल में है। इसमें रेस लगाने वाला एक खेल होता है जिसमें नाव से लोग रेस लगाते हैं। वेम्बनाड झील। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी, दिल्ली वाला डी। अगला कह रहा है अलकनंदा और भागीरथी नदी जहाँ मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? अलकनंदा और भागीरथी समझिए कहाँ मिलते हैं सब। अलकनंदा और भागीरथी, सबसे पहले हिमालय से दो नदियाँ निकलती है, एक का नाम है धौली गंगा, दूसरे का नाम है विष्णु गंगा। या हम एक एक अक्षर लिख देते हैं। डी से समझिए धौली गंगा, धौली गंगा, और एक का नाम है विष्णु गंगा। ये दोनों आकर मिल जाते हैं सब विष्णु प्रयाग में। किस जगह पे मिलते हैं? विष्णु प्रयाग में। और इनका नाम हो जाता है अलकनंदा। इनका नाम क्या हो जाता है? अलकनंदा नाम हो जाता है। अलकनंदा। समझ में आया कि नहीं आ गया? अलकनंदा नाम हो जाता है। फिर इस नदी में एक दूसरी नदी आके मिलती है जिसका नाम है पिंडार नदी। पिंडार नदी जगह का नाम क्या है? पिंडार नदी। फिर ये पिंडार नदी को आगे लेकर बहती है ये अलकनंदा। ये अलकनंदा बहुत बड़ी नदी है, पिंडार को लेकर आगे बढ़ती है। आगे जब बढ़ती है तो इसको इसके पास एक और नदी आके इसमें मिल जाती है जिसका नाम है आपका पिंडार नदी। पिंडार नदी के बाद आके मिल जाती है, इसमें कई नदियाँ मिलती हैं। मंदाकिनी नदी मिलती है, भागीरथी नदी मिलती है, कई टाइप की। तो सबसे पहले निकलती है धौली गंगा और विष्णु गंगा, जाके मिलते हैं विष्णु प्रयाग में। उसके बाद कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी मिलती है। कौन सी नदी? पिंडार नदी। उसके बाद एक और नदी इसमें मिलेगी मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? मंदाकिनी। तो एम लिख देते हैं मंदाकिनी नदी को। पिंडार नदी के लिए पी लिख देते हैं, मंदाकिनी नदी। ये जो अलकनंदा है इसे भी लेके आगे बढ़ती है। इसे भी लेके क्या करती है? आगे बढ़ती है। तब तक इधर से एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है भागीरथी। इधर से आके मिलती है भागीरथी नदी। तो ये है आपकी भागीरथी नदी। भागीरथी, भागीरथी नदी। अब ये क्या हो जाता है? दोनों की गहराई बराबर हो जाती है। भागीरथी और अलकनंदा की गहराई बराबर हो जाती है, तब यहाँ से कहलाती है गंगा नदी। यहाँ से क्या कहलाएगी? गंगा नदी। क्या कहलाई गई है? गंगा नदी कहलाई। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भागीरथी और गंगा कहाँ बनती है? तो इस जगह को कहते हैं देव प्रयाग। क्या कहेंगे? देव प्रयाग। तो देव प्रयाग में आके मिलती है भागीरथी और
अलकनंदा, और यहीं से बनती है गंगा नदी। गंगा का उद्गम नहीं होता है, ये आकर यहाँ पर बन जाती है। समझ में आया कि नहीं गया? धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलेगी विष्णु प्रयाग पर, पिंडार नदी आके मिलती है आपका कर्ण प्रयाग पर, मंदाकिनी नदी आके मिलती है आपका रुद्र प्रयाग पर, एक और नदी है यहाँ पे भीलांगना नदी, वो आके मिलती है नंद प्रयाग पर, और यहाँ से एक नदी निकलती है भागीरथी जो आके मिलती है देव प्रयाग पर। तो इसे हम पंच प्रयाग कहते हैं, 5 गो प्रयाग है। देखिए, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग और देव प्रयाग, इन 5 प्रयाग को घूमना हिंदू धर्म के हिसाब से पवित्र माना जाता है, इसलिए इसे हम पंच प्रयाग कहते हैं। ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड का जब नक्शा पढ़ाते हैं तो इस चीज़ को हम कंप्लीट पढ़ा देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? अलकनंदा और भागीरथी देव प्रयाग में मिलती है। भारत में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ये बता देंगे आप लोग, अभी बता दिए। नर्मदा और ताप्ती, क्योंकि 2 पहाड़ों के बीच से बहती, इसलिए वो डेल्टा नहीं बनाती है, क्योंकि पहाड़ से के बीच में कचड़ा कम रहता है। कावेरी जल बंटवारा कहाँ पे है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में, तमिलनाडु और कर्नाटक। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है, बहुत उटपटांग जल विवाद है। देखिए, अंग्रेजों का तमिलनाडु के साथ संबंध अच्छा था, इसलिए तमिलनाडु से कर्नाटक से निकलने वाली नदी है जिसका नाम है कावेरी नदी। तो अंग्रेजों ने कर्नाटक को, ये ऊपर वाले को कह दिया कि तुमको 999 साल का हम अधिकार देते हैं इस नदी पे। इस नदिया का पनिया यहीं रोक लेता है, कहता है हम लोग सिंचाई करेंगे। तो कर्नाटक, ये नीचे वाला तमिलनाडु कहता है कि भैया हम कहाँ से सिंचाई करेंगे, कुछ पनिया हमको भी छोड़। संविधान वालों से एक गलती ये हो गई कि नदियों को कानून बनाने की शक्ति राज्य को दे दिया गया। अगर नदियों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को दिया गया रहता तो अच्छी बात रहती, क्योंकि हर राज्य अपने बारे में सोचेगा, जबकि केंद्र सरकार देश के बारे में सोचेगी। तो ये कहाँ पे है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में ये विवादित है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। अगला, भारत का प्रसिद्ध लैगून झील कौन सा है? चिल्का झील भारत का सबसे प्रसिद्ध लैगून झील है। कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा में चिल्का झील है। यहाँ नौसेना का एक बहुत बड़ा नौसेना का ट्रेनिंग सेंटर है चिल्का झील में। ये है आपका चिल्का झील। यहाँ पर समुद्र के किनारे स्थित झील को हम लोग लैगून झील कहते हैं। लैगून झील जब भी बनेगा समुद्र के किनारे बनेगा, और ये समुद्र के किनारे समुद्री लहरों से बनता है, और इसलिए ये खारे पानी का होता है। कभी भी लैगून झील मीठे पानी का नहीं हो सकता है। मीठा पानी उसे कहते हैं जिस पानी को आप पी सकते हैं। हैंडपंप, नदी, तालाब का पानी मीठा पानी होता है, आप पी सकते हैं। लेकिन छोटे तालाब का पानी मीठा पानी नहीं होता है, गंदा माना जाता है उसे। बड़ा सा झील रहेगा तब पी सकते हैं, अदरवाइज में नहीं पी सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत बनाया गया है? गलत क्यों बनाया गया भैया, मिलाइए इसमें। कह रहा है कि कोयना परियोजना महाराष्ट्र में, सही है। शरावती परियोजना शरावती नदी पे कर्नाटक, सही है। अगला कौन सा? बाली मेला परियोजना उड़ीसा, सही है। सबगिरी परियोजना ये केरल होगा, गुजरात लिख दिया है। केरल होगा, गुजरात लिख दिया, ये गलत है। क्या होना चाहिए? केरल में है। कहाँ पर है? केरल में। ये बिजली घर को क्या कहा जाता है? परियोजना कहते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग बिजली घर की परियोजनाएं चलती हैं। सरदार सरोवर बांध सबको पता है, गुजरात में स्थित है, भरूच के पास नर्मदा नदी पर। इसी सरदार सरोवर बांध के पास स्टैचू ऑफ यूनिटी है सरदार पटेल की। सरदार पटेल जो थे उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा यहीं पर लगाई गई है, सरदार पटेल की। आगे बढ़ जाए, ये आगे क्यों नहीं खसक रहा है? अच्छा, इधर है। सरदार पटेल की थी सबसे ऊंची प्रतिमा। आगे बढ़े, नाथपा झाकरी क्या है? नाथपा झाकरी भाई एक परियोजना है, ये सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। नाथपा झाकरी हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनाया गया एक बांध है। नाथपा झाकरी बिजली परियोजना हिमाचल प्रदेश है, सतलज नदी पर बनाया गया है। पोंग बांध, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होता है भाई। पोंग बांध ब्यास नदी पर बनाया गया, इसे ब्यास नदी भी कहते हैं। जबकि थीन बांध कहेगा, थीन बांध, तो थीन बांध जो होगा वो रावी नदी पर होगा। इसको हमेशा याद रखिएगा, रावी नदी थीन बांध, रावी नदी थीन बांध हो गया। ब्यास नदी पोंग बांध, ब्यास नदी पोंग बांध। आगे बढ़े, अगला, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा कहेगा तब गुरुत्वीय में ऊंचा कहेगा तो भाखड़ा नांगल होता है, इसकी हाइट ज़्यादा है भाखड़ा नांगल की। हीराकुंड 4.5 किलोमीटर लंबा बांध है, ये महानदी पर स्थित है। महानदी की स्थित बांध है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। संभलपुर डिस्ट्रिक्ट है, राउरकेला के करीब एक डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर यह बांध बनाया गया है। राउरकेला के पास, संभलपुर डिस्ट्रिक्ट है, राउरकेला के पास। आगे बढ़ जाए,
किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो बता ही देंगे आप लोग। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच बहने वाली नदी नर्मदा नदी। देखिए ना, ये ऊपर वाली है कौन सा? सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत, और नीचे वाला सतपुड़ा पर्वत। इनके बीच कौन सी नदी बहती है? तो इनके बीच बहने वाली नदी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कभी भी डेल्टा नहीं बनाएगी, क्योंकि ये कहाँ जाती है? भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियाँ कभी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। सब समझ में आ गया कि नहीं है? वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। आगे बढ़े, कह रहा है इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है? लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। राजस्थान में पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है लूनी नदी। लूनी नदी, देखिए ये लूनी नदी बहुत छोटी सी नदी है, ये अरावली पर्वत से निकलती है लूनी नदी। ये पर्वत का नाम है यहाँ पर अरावली माउंटेन। दुनिया का सबसे पुराना माउंटेन कौन सा है? अरावली पर्वत। दुनिया का सबसे पुराना माउंटेन अरावली पर्वत है, ये अरावली पर्वत। और यहीं से ये नदी निकलती है और कच्छ के रण में जाके समाप्त हो जाती है। कच्छ के रण में क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। किसी को कोई दिक्कत है? यहीं पे इसका पानी खत्म हो जाता है। और इसी वजह से कच्छ का जो रण वाला एरिया है, 24 साल के 12 महीना में से ना 10 महीना यहाँ पे पानी लगा रहता है, क्योंकि यहीं पर इसकी पानी पूरा आके ये पानी छितरा देता है, दलदल की तरह। कच्छ का रण, उसे हम लोग कहते हैं क्षारीय मरुस्थल। यहाँ जंगली गधे पाए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछता है कच्छ के रण में क्या पाए जाते हैं? जंगली गधे। ये एक तरह का मरुस्थल है। ये कैसा मरुस्थल है? एक क्षारीय मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? ये एक क्षारीय मरुस्थल है। कच्छ का रण एक क्षारीय मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें? लूनी नदी। साबरमती नहीं, साबरमती सबसे गंदी नदी है। बेतवा नदी पर तावा परियोजना है। तावा परियोजना। सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन है? सबसे बड़ी सिंचाई नहर है राजस्थान में स्थित इंदिरा गांधी नहर है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर है, सिंचाई नहर है। ये नहर के वजह से यहाँ देखिए, पंजाब में एक जगह हरिके बैराज, वहाँ से एक नहर को निकाला गया है जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान 3 जगह जाता है, 3 राज्यों में जाता है। इससे सिंचाई होता है। इस सिंचाई के वजह से ये जो मरुस्थल का एरिया था, यानी जो रेगिस्तान का एरिया था, उसमें पानी की कमी नहीं होती है। जिस वजह से क्वेश्चन पूछता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला डेजर्ट मरुस्थल कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला मरुस्थल जो है वो आपका कौन सा मरुस्थल है भाई? वो आपका थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल को पाकिस्तान के लोग चोलिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं? चोलिस्तान मरुस्थल, थार मरुस्थल को। ये रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन था 2016 का। अगला, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड को चलाया था वर्गीज कुरियन। किसने चलाया था? वर्गीज कुरियन, दूध उत्पादन के लिए। वर्गीज कुरियन, ये दूध उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। देखिए, हर व्यक्ति को प्रतिदिन 200 ml दूध लेना चाहिए, लेकिन भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है। हमसे ज़्यादा दूध दुनिया में कोई उत्पादित नहीं करता है, फिर भी हम लोग दूध सबको उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, जिसका 2 रीज़न है। एक गरीबी, दूसरा बढ़ती हुई जनसंख्या। लोग जनसंख्या को सीरियस लेते ही नहीं है हमारे देश में। हम दो, हमारे होने दो। हालांकि एक दौर था, कम से कम अब थोड़ा सा सुधार हुआ है। 2020 के बाद, सन 2000 के बाद, यानी 21वीं सदी में जिसकी शादी हुई है, आप बहुत कम सुनेंगे कि उनका 8 गो लड़का 9 गो लड़का हुआ है। जितने शादी हुए हैं 2000 मतलब पहले, सन 2000 के पहले, इवन आप कह लीजिए ना 2010 के बाद, जिनका जो 2010 के बाद शादी हुआ है वो बहुत कम बच्चे उनके हैं। और जो 2010 के पहले में है, उधर देखिएगा तो एक दौर बढ़ रहा था। तो जब से 5G टेक्नोलॉजी, 4G टेक्नोलॉजी आया है ना, सब समझ गए हैं। 4 गो लड़का मैंने 4 गो मोबाइल लगेगा, तो जो बहुत खर्चा लगेगा, 2 गो ठीक है। सब हो गया। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल किसे कहा जाता है भाई? खरीफ फसल उस फसल को कहा जाता है जो कब बोया जाता है? बरसात में। कब बोया जाता है? बरसात, यानी जुलाई में। वैसा फसल जिसे बहुत ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो, तो इसलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं? खरीफ फसल। ये हमेशा जुलाई में बोएंगे, बरसात के समय में। तो कह रहा है इसमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल नहीं है। तो देखिए, चावल दे तो मुख्य रूप से खरीफ फसल है, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। गन्ना, ससुराई दोनों में है, 10 महीना खेत में रहता है। बताइए ना, खरीफ फसल रबी दोनों में चला आता है। गन्ना सबसे ज़्यादा खेत में रहने वाला कौन सा फसल होता है? गन्ना होता है। अगर इसे 10 महीना से पहले तोड़ लेंगे तो पंछुछुर हो जाता है,
चूसेंगे तो पानी ये नहीं रहेगा। कपास, इसको भी पानी की ज़रूरत रहती है, लेकिन ये ठंड नहीं बर्दाश्त कर सकता है कपास। गेहूं एक रबी फसल है, इसे नवंबर के महीने में बोया जाता है। अभी धान काट के लोग अक्टूबर चल रहा है ना, अक्टूबर लास्ट तक धान लोग काट देंगे और फिर नवंबर में गेहूँ बो देंगे लोग। गेहूँ बहुत जल्दी हो जाता है, गेहूँ को पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नखड़ा नहीं करता है गेहूँ। तो गेहूँ कैसा फसल है? रबी फसल है। तो कह रहा है इनमें से कौन सा खरीफ नहीं है, तो गेहूँ खरीफ नहीं है, गेहूँ कैसा है? रबी फसल है, रबी। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल उसे कहते हैं जिसे दो बार बोना पड़ता है, जैसे चाय, इसे भी बोना पड़ता है, कहवा, इससे भी रोपाई करनी पड़ती है, रबड़ को भी। गन्ना एक बार बो देंगे, टेंशन खत्म, ये रोपणी फसल नहीं होती है। इनमें से कौन सा ब्राउन पेपर के नाम से जाना जाता है? भूरा रंग का किसे कहा जाता है? भैया जूट जो होता है ना, जूट जिसको हम लोग कहते हैं पटसन, पटसन जो होता है, पटसन ये भूरे कलर का होता है। इसी जूट का बोरा बनाया जाता है जिसमें हम लोग आलू प्याज रख के लाते हैं। ठंड के दिन में जानवरों को ओढ़ा देते हैं या फिर ज़मीन पर बिछा के पैर पोंछते रहते हैं, जो ब्राउन कलर का होता है, इसलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्राउन पेपर। कपास को हम सफ़ेद सोना कहते हैं, चाय को हम हरा सोना कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? सुनहरा पेपर यानी गोल्डन पेपर के नाम से जानते हैं। आगे बढ़े। अगला कह रहा है सोपानी कृषि किसे कहते हैं? सोपानी कृषि किसे कहते हैं? जब कभी भी हम किसी ढाल वाली जमीन पर खेती करते हैं तो उसे सोपानी कृषि कहते हैं। सोपान का मतलब होता है सीढ़ी, तो सीढ़ी नुमा ढाल पर जब हम कभी खेती करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सोपानी कृषि के नाम से जानते हैं। ऐसा चाय पत्ती के लिए किया जाता है। चाय पत्ती के जड़ में अगर पानी लग जाएगा तो चाय पत्ती सड़ जाएगा, इसलिए ढलान पर उसे बोया जाता है कि पानी डगर के नीचे चला जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? पहाड़ी ढलानों पर। सही है। पूछ रहा है किसे कहते हैं? पहाड़ी ढलान। छत्ते पे खेती करिएगा, अजब हाल है, शुष्क क्षेत्र में नहीं होगा। पहाड़ की भैया चोटी पे नहीं होगा ना, ढलान पे खेती करेंगे, चोटिया पे कौन सी पहाड़ खेती कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है, 1936 में बनाया गया था। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है ये। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कब बनाया गया था? 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन पूछेगा ये किस नदी के किनारे है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामगंगा नदी के किनारे है। कौन सी नदी? रामगंगा नदी। आगे बढ़े। कौन सी नदी के किनारे है? रामगंगा नदी के किनारे स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आपका ज्योग्राफी हो गया। कल कोई और सब्जेक्ट करेंगे, और अभी कल आपको दिक्कत नहीं होने देंगे पीडीएफ का। अभी हम बनाए हुए हैं, पीडीएफ डाल दिए हैं, लेकिन अपलोड पता नहीं क्यों नहीं ले रहा है। आप लोग को ज्योग्राफी वाले चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये पॉलिटी में नहीं होने देंगे। समझ में आया कि नहीं आएगा? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग आपको पॉलिटी के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे। जय हिंद। कल अपने समय से।